हेलो एवरीवन। आज हम जॉन गोल्सवर्दी के कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे। की पॉइंट्स कहने का मतलब है कि जॉन गोल्सवर्दी के वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हैं जो डॉक्टर रंजीत सर के बुक से मैंने लिए हैं और मैंने देखा है इसको कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो मैंने सोचा कि आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया जाए। और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि गोल्सवर्दी का मैम करा भी दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी गोल्सवर्दी के प्लेस पे कराए हैं। ये गोल्सवर्दी के कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे, थोड़ा टफ भी मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सारे ही क्वेश्चन से हमको रूबरू होना है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये मैंने देखा रंजीत सर की बुक में, तो मैंने सोचा इसको आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन आपको, अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन, कब पैदा हुए थे? तो 14 अगस्त 1867 में ये पैदा हुए थे। गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न एट, कहाँ पैदा हुए थे? तो किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्या हमारा की पॉइंट्स है? द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, मतलब जो टाउन है किंगस्टन वो किस नदी पे सिचुएटेड है? तो थेम्स नदी पर है। नेक्स्ट है जॉन गोल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ, तो जॉन गोल्सवर्दी किसके बेटे रहते हैं? इनके पिता एक लॉयर रहते हैं, लॉयर के ये बेटे रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। गोल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज, गोल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर किस रूप में शुरू किया? एक नॉवेलिस्ट के रूप में शुरू किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, गोल्सवर्दी 20वीं शताब्दी से रिलेटेड हैं, 20वीं शताब्दी से वो रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे इसको लेके चलेंगे, ज़्यादा इसमें मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी क्योंकि क्वेश्चन 100 प्लस हैं क्वेश्चन, तो सो हम एक शॉर्ट रिवीजन के लिए चलते रहेंगे, मतलब एक रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ के निकल जाएंगे। गोल्सवर्दीज ट्रेजिडीज़ आर कॉल्ड, तो गोल्सवर्दी की जो ट्रेजिडीज़ है वो कही जाती है सोशल ट्रेजिडीज़, क्योंकि इनके ज़्यादातर प्लेस किस पे रहते थे? इनके मोस्टली प्लेस सोशल पे लिखे रहते थे, मतलब सोशल यानी कि सामाजिक की जो भी समस्याएं रहती थी उस पर इनके प्ले रहते थे। सेवरल ऑफ गोल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटेन अंडर अ स्यूडोनिम, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के जो शुरुआती के जो नॉवेल्स थे वो किस स्यूडोनिम के तहत आते थे? तो जॉन सेंट जॉन, यानी कि गोल्सवर्दी के जो अर्ली नॉवेल्स लिखे जाते थे, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जो स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन के नाम से आते थे, मतलब इनके जो शुरुआती नॉवेल्स पब्लिश होते थे तो उस पर राइटर का नाम क्या रहता था? जॉन सेंट जॉन नाम रहता था, जो कि इन्हीं का स्यूडोनिम रहता था। ये अपना रियल नेम नहीं डालते थे। और 1904 में द आइलैंड फेरिसी जब आया तो उस समय गोल्सवर्दी ने इस नाम को, जॉन सेंट जॉन नाम को क्या कर दिया था? ड्रॉप कर दिया था। इसको ड्रॉप उन्होंने कर दिया था और उस 1904 में इनका रियल नेम से द आइलैंड फेरिसी जो आया था, इनके रियल नेम से आया था, यानी कि गोल्सवर्दी के नेम से आया था। और 1904 में इनकी फादर की भी डेथ हो जाती है। तो दो इंसिडेंट इन 1904 में होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है 1904। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्लेस ऑफ गोल्सवर्दी आर कंसर्न विद, तो गोल्सवर्दी के जो प्लेज हैं, गोल्सवर्दी का जो प्ले है वो किससे संबंध रखता है, किससे कंसर्न है? तो प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोशल लाइफ से, यानी कि आधुनिक सामाजिक जीवन की समस्याओं से इनके प्लेस संबंधित हैं। जो आधुनिक जीवन की समस्याओं के बारे में इनके प्लेस रहते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इन गोल्सवर्दीज प्लेस जनरली टेक्स प्लेस बिटवीन, कहा गया जा रहा है कि गोल्सवर्दी के जो प्लेस हैं, गोल्सवर्दी के जो प्लेज में संघर्ष आमतौर पर किसके बीच होता है? मतलब गोल्सवर्दी के जो प्लेज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आमतौर पर किसके बीच होता है? उनके प्लेज में किसके बीच में दिखाया गया है? तो टू पावरफुल सोशल फोर्सेस के बीच में होता है, यानी कि दो शक्तिशाली सामाजिक ताकतों के बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द टाइटल्स ऑफ गोल्सवर्दीज प्लेज आर चूजन बाय द ड्रामेटिस्ट अकॉर्डिंग टू, कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के जो प्लेज के जो टाइटल हैं वो ड्रामेटिस्ट के द्वारा, यानी कि नाटककार के द्वारा उनके अनुसार चुने जाते थे। तो क्या चुने जाते थे? द थीम्स ऑफ द प्ले के विषय उनके अनुसार चुने जाते थे, किनके अनुसार? ड्रामेटिस्ट के अकॉर्डिंग गोल्सवर्दी के टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक यहाँ पे नंबरिंग नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये नोट में हम इसको रख सकते हैं, नोट में। ओके, ये क्वेश्चन नहीं है। द प्ले डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज नेम, मतलब कौन सा प्ले है जो कैपिटल और लेबर
जो कैपिटल और लेबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट दर्शाता है। कौन सा ऐसा प्ले है? तो स्ट्राइफ है। दूसरा क्या कह रहा है? द प्ले डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न सोसाइटी इज एंटाइटल। मतलब दूसरा प्ले क्या है? आधुनिक समाज में न्याय की समस्या से संबंधित कौन सा नाटक है या कौन सा प्ले है? डील करता है तो जस्टिस करता है। तीसरा क्या है? द प्ले डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यूली रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास इज कॉल्ड। मतलब भूमि, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्ले है जो कॉन्फ्लिक्ट करता है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और न्यूली रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास को। यानी कि इसकी हिंदी अगर कहा जाए तो कौन सा प्ले डील करता है भूमिहीन अभिजात वर्ग और नव अमीर विनिर्माण वर्ग के बीच संघर्ष? कौन सा ऐसा प्ले है? तो द स्किन गेम। स्किन गेम में ही वो लैंड से जो लैंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है ये स्किन गेम में ही दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नोट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गोल्सवर्दी वॉज। तो गोल्सवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल क्या है? द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया हुआ था। नेक्स्ट है विच नॉवल ऑफ गोल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो गोल्सवर्दी के कौन से नॉवल को उनका मास्टरपीस कहा जाता है? तो इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइड, यानी कि फोर्थ साइड सागा को कहा जाता है। नेक्स्ट है Who wrote the foreword of the novel Bambi A Life in the Woods by Felix Salten। तो फेलिक्स शाल्टन के उपन्यास यानी कि फेलिक्स शाल्टन के नॉवेल्स बॉम्बी अ लाइफ इन द वुड्स की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? गोल्सवर्दी ने लिखा था। ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच प्ले ऑफ गोल्सवर्दी डिमॉन्स्ट्रेट हिज कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी का कौन सा प्ले कैदियों की दुर्दशा के प्रति उनकी चिंता को प्रदर्शित करता है? तो कैदियों की दुर्दशा के प्रति उनकी चिंता को प्रदर्शित करता है तो जस्टिस, जो कब आया था? 1910 में आया था। इनका आयरोनिक प्ले है ये। नेक्स्ट पे आते हैं। गोल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम वॉज। तो गोल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जिनसे उन्होंने अब नेम भी पाया और फेम भी कमाया? तो फोर्थ साइड सागा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर गोल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर अ नाइटहुड। तो गोल्सवर्दी ने कौन सी ईयर में नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने मना कर दिया था? तो ही रिफ्यूज ऑन 1 जनवरी 1918। तो उन्होंने 1 जनवरी 1918 को रिफ्यूज़ कर दिया था। और उन्हें ये जो अवार्ड है ना नाइटहुड का ऑफ़र कब मिला था? तो 1917 में उन्हें मिला था और 1918 में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PEN। मतलब PEN के फर्स्ट प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? कौन बने थे? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स। PEN का फुल फॉर्म क्या है? पोएट्स, प्ले राइट्स, एडिटर्स, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1921। तो ये कब फाउंडेड किया गया था? 1921 में। तो किसे बनाया गया था? PEN के प्रेसिडेंट गोल्सवर्दी को बनाया गया था। नेक्स्ट वन। इन विच ईयर वॉज गोल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो कौन सी ईयर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? 1922 में। और जस्ट इनके 1 ईयर बाद ही 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हो जाती है। खैर नेक्स्ट वन पे आते हैं। द डार्क फ्लावर बाई जॉन गोल्सवर्दी इज जो डार्क फ्लावर है ये जो जॉन गोल्सवर्दी का क्या है? एक लव नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। मतलब केवल प्रेम ही आत्मा को फलदायी बनाता है। लव बियॉन्ड मेजर। लव कैसा होता है? मेजर से परे होता है। बियॉन्ड डेथ, डेथ से परे होता है। इट नियरली किल्स। लव क्या करता है? ये लगभग जो इसमें पड़ जाता है ना, लगभग ये उसको मार ही देता है। बट वन वुडंट हैव बीन विदाउट इट। लेकिन कोई इसके बिना रह भी नहीं पाता है। किसके बिना? लव के बिना। दी एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे ली गई हैं? तो बियॉन्ड से ली गई हैं। और इसमें देखिए बियॉन्ड यूज़ भी हुआ है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बियॉन्ड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं समझा नहीं सकता। देयर आर थिंग्स दैट आई कैन नॉट मेक क्लियर। कि कुछ चीज़ें जिन्हें मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन। क्योंकि आप जानबूझकर उन सभी बातों से क्या हैं? अनभिज्ञ हैं और जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? ये लाइनें सेंस प्रोग्रेस में आती हैं। नेक्स्ट है द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गोल्सवर्दी। तो गोल्सवर्दी के किस प्ले में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है ये बताना है।
तो गर्ल्स वर्दी के किस प्ले में किया गया है? फ्रैटर्निटी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्ल्स वर्दी नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर्दी के कहा जा रहा है यहाँ पे गर्ल्स वर्दी के जो नॉवेल है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित के यानी कि किसके प्रभाव और संघर्ष से भरे होते थे? तो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, यानी कि समाज पर वर्ग जो परंपराएं होती थी, जो क्लास ट्रेडिशन होता था, उन पर गर्ल्स वर्दी के नॉवेल्स मुख्य रूप से संघर्ष और प्रभाव से भरे होते थे। नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गर्ल्स वर्दी राइट हिज प्लेस। तो यहाँ पे क्या कहे गर्ल्स वर्दी किसके प्रॉब्लम प्लेस के मॉडल पर अपने प्लेस लिखते थे? तो हेनरिक इब्सन। व्हाट इज़ द गर्ल्स वर्दी फ्रॉम द फोर विंड्स? फ्रॉम द फोर विंड गर्ल्स वर्दी का क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है इनका, ओके, जो कब आया था? आई थिंक 1897 में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ गर्ल्स वर्दी जोसेलिन? गर्ल्स वर्दी का जोसेलिन क्या है? ये एक नॉवेल है। क्या है? एक नॉवेल है। गर्ल्स वर्दी इज़ द कंट्री हाउस प्रेजेंट। तो गर्ल्स वर्दी जो कंट्री हाउस है वो क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास। तो जो लोअर क्लास है वो फ्रैटर्निटी, ये याद रखना है। जो लोअर क्लास की बात कौन करता है? लोअर क्लास की बात फ्रैटर्निटी करता है, ठीक है। लोअर क्लास किसमें मतलब किसमें डिपिक्ट किया गया है? फ्रैटर्निटी में। और अपर क्लास कंट्री हाउस में आपका डिपिक्ट किया गया है। इस चीज़ को आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? गर्ल्स वर्दी का मास्टरपीस क्या है? फोर्साइट सागा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 30 क्वेश्चन पे। द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्स वर्दी लेटर ड्रामाज इज़, मतलब गर्ल्स वर्दी के बाद के प्ले में सबसे बेहतरीन प्ले कौन सा है? तो लॉयल्टीज़ है, जो 1922 में आया था। नेक्स्ट वन, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, मतलब क्या कहा जा रहा है कि वर्ग के प्रभाव को दर्शाया गया, यानी कि क्लास के इन्फ्लुएंस को डिपिक्ट किया गया है किसमें? लॉयल्टीज़ में किया गया है। गर्ल्स वर्दी क्या थे? एक रियलिस्ट थे, माइन्यूट एंड डेलिकेट दोनों ही थे, मतलब एक यथार्थवादी थे, सूक्ष्म और नाजुक दोनों ही वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्क ऑफ गर्ल्स वर्दी अर्न हिम नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर्दी को किस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया? साहित्य में फोर्साइट सागा के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वर्ल्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, मतलब दुनिया उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो इसे लेने के लिए बाहर जाते हैं। देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट एट, इसमें अभी भी बहुत सी अज्ञात चीज़ें हैं। किसमें? दुनिया में। बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कही है। द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? अ मैन ऑफ डिमॉन में लाइनें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, मतलब उन्होंने इस जीवन में एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं किया। दे वर सो श्योर दैट दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इन इट, वे इतने आश्वस्त थे, वो इतने श्योर थे कि उनके पास ऐसा करने के लिए अनंत काल था। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्यूरेशन टिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड, प्यार जो है ना, प्यार कभी भी पूरी रूप से फलित नहीं होता है, फुल फ्यूरेशन नहीं होता कभी, मतलब पूरा नहीं होता है, नहीं हो सकता है जब तक कि ये नष्ट ना हो जाए। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो फ्रैटर्निटी में आती हैं। नेक्स्ट, गर्ल्स वर्दी was the member of a British radical advocacy group formed by Henry S. Salt. The group was, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर्दी हेनरी एस सॉल्ट द्वारा गठित ब्रिटिश कट्टरपंथी वकालत समूह के क्या थे? सदस्य थे। और द ग्रुप वाज, ये ग्रुप क्या था? तो ह्यूमैनिटेरियन लीग का ग्रुप था, ये मानवतावादी लीग का ग्रुप था। नेक्स्ट पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ अ सेंटिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ सेंटिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब भावना का मूल्य यह है कि आप इसके लिए कितना बलिदान देने को तैयार हैं, ठीक है। आप इसके लिए कितना, मतलब भावना का, सेंटिमेंट का वैल्यू क्या है? मतलब एक भावना का मूल्य यह है कि आप इसके लिए कितना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? विंडोज़ में आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, बहुत ही अच्छी लाइन है ये कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, यू कैन
यू कैन नॉट हैव वन, तो आप कुछ नहीं सोचते हैं। ये लाइनें कहाँ पे आती है? स्वान स्वांग में आती है। बहुत ही अच्छी अच्छी लाइनें इन्होंने भी यूज़ किया है मतलब बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन इन्होंने कहे हैं। वंस आइज आर व्हाट वन इज़, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? फ्लावरिंग विल्डरनेस में आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। देयर इज़ जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर के पॉलिटिशियन के लिए बस एक ही नियम है, डोंट से इन पावर, मतलब सत्ता में मत कहो व्हाट यू से इन अपोजिशन। सत्ता में मत कहो मतलब पावर में मत कहो जो आप विपक्ष में कहते हो, अपोजिशन में कहते हो। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, यू ओनली हैव टू कैरी आउट, तो आपको केवल वही करना होगा व्हाट द अदर फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल, जो अन्य साथियों का असंभव लगता है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो फ्लावरिंग विल्डरनेस में आती है। मैं हिंदी इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको लगे कि गाल्सवर्दी ने क्या कहा है, अपने किस प्ले में उन्होंने क्या कहा है, या किस पे उन्होंने क्या कहा है, समाज पे उन्होंने क्या कहा है। इसलिए मैं इसकी हिंदी बता दे रही हूँ ताकि आपको लगे। ओके, तो मैं इसलिए हिंदी बता देती हूँ ताकि आपको लगे कि हमारे गाल्सवर्दी साहब ने क्या क्या कहा है, उनकी कैसी सोच थी, उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, कैसे उनके कोटेशन थे, कितना उच्च विचार था उनका भी। बहुत ही अच्छे राइटर थे वो भी। वो अक्सर करके वो समाज को ज़्यादा देखते थे, सामाजिक मुद्दों पे उनको ज़्यादा वो था कि समाज में ऐसा क्यों होता है। समाज की सारी चीज़ों को उन्होंने अपने प्लेज में रख दिए हैं कि समाज में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। उन्होंने समाज पे ही, सोशल पे ही सारी चीज़ें लिखी हैं। आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने आर्ट के बारे में कहा है, कला के बारे में बताया है। कला के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट, मतलब जो कला है ना वो महान और सार्वभौमिक ताजगी है, एक यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट है। फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक, कला कभी भी हट धर्मिता नहीं करती, कभी डॉगमेटिक नहीं करती। डॉगमेटिक मीन्स क्या होता है? हट धर्मिता, यानी कि जिद्दी। होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कोई शर्त नहीं रखती कला। यू मे टेक इट, आप इसे ले सकते हो, कला को आप ले सकते हो। और यू मे लीव, अगर आप चाहे तो इसे ले सकते हो, चाहे तो इसे छोड़ सकते हो। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो इनका एक वर्क है वेक थॉट्स ऑन आर्ट। ये किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने लिखा है, उसी में ये बात की गई है। देखिए यहाँ पे भी आर्ट की बात हुई है, तो आर्ट की कहीं भी बात होगी, ये वाला अगर ऑप्शन में आता है, बाय द वे अगर आता है तो आप आर्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। गाल्सवर्दी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, मतलब सभी मानवीय उपक्रमों की जो शुरुआत है और अंत है वो क्या है? अनटाइडी है, बहुत गंदा है। द बिल्डिंग ऑफ अ हाउस, घर, एक घर का निर्माण। द राइटिंग ऑफ अ नॉवल, एक नॉवल का लेखन। द डेमोलिशन ऑफ अ ब्रिज, एक ब्रिज का डेमोलिशन। विद वंस, डेमोलिशन मीन्स क्या होता है? विनाशकारी, यानी कि नष्ट करना। एक ब्रिज का विद वंस बोल सकते हैं, या एक ब्रिज का विनाशकारी। एंड इमिनेंटली द फिनिश ऑफ अ वेग, अब विशेष रूप से एक यात्रा का अंत। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? ओवर द रिवर में आती है। एंड ऑफ द चैप्टर जो है आपका, इसकी जो टाइटल है एंड ऑफ द चैप्टर फ्लावरिंग विल्डरनेस, ये लास्ट का उनका जो नॉवल है ओवर द रिवर, वहाँ से ये आती है लाइनें। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? हाउ टू सेव द ओल्ड दैट्स वर्थ सेविंग, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पुराने को कैसे बचाया जाए जो बचाने लायक है। वेदर इन लैंडस्केप, चाहे वो वेदर इन लैंडस्केप, हाउसेस, मैनर्स, इंस्टीट्यूशंस आर ह्यूमन टाइप्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पुराने हैं, पुराने को कैसे बचाया जाए जो बचाने लायक हैं, चाहे वो परिदृश्य हो या घर हो, लैंडस्केप हो या घर हो, या फिर कोई मैनर्स यानी कि शिष्टाचार हो, इंस्टीट्यूशंस हो यानी कि संस्थान हो, और ह्यूमन टाइप या मानव प्रकार में हो। इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, ये हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एंड इज़ द वन दैट वी बॉदर लीस्ट अबाउट, और वह जिसके बारे में हम सबसे कम चिंता करते हैं। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ओवर द रिवर में लाइनें आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कला के बारे में फिर से वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं आर्ट इज़ द वन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एनर्जी इन द होल वर्ल्ड, मतलब जो कला है ना, कला पूरी दुनिया में मानव ऊर्जा का एक रूप है। विच रियली वर्क्स फॉर यूनियन, जो वास्तव में मिलन का काम करती है, जो एकता का काम करती है। एंड डिस्ट्रॉयड द बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन, और मनुष्य के बीच की जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स है, उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूअल, ये क्या करती है? इट इज़ द कॉन्टिन्यूअल अनकॉन्शियस रिप्लेसमेंट। आगे क्या कहा जा रहा है? ये स्वयं को दूसरे से निरंतर
अचेतन भले ही क्षणभंगुर प्रतिस्थापन हो, हाउएवर फ्लीटिंग ऑफ वन सेल्फ वन अनदर, द रियल सीमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, द एवरलास्टिंग रिफ्रेशमेंट एंड रिन्यूअल। आगे क्या कहा जा रहा है, जो असली सीमेंट है मानव जीवन का, जो चिरस्थायी ताजगी है और नवीनीकरण है। ऐसा किसने कहा है, गोल्सवर्दी ने कहा है। कला के बारे में नेक्स्ट पे आते हैं। ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज एक्सक्लूड फ्रॉम नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही इज़ बट अ पुअर फिलोसोफर, वह केवल एक गरीब दार्शनिक है। हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो, जो इतना नैरो दृष्टिकोण रखता हो, जिसकी इतनी नैरो सोच हो, एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट है। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो इतना संकीर्ण दृष्टिकोण रखता हो, मतलब जो इतना नैरो दृष्टिकोण रखता हो कि अपने व्यक्तिगत स्वाद के अनुरूप रूपों को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ऐसा किसने कहा है, गोल्सवर्दी ने कहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिलीजन पे उन्होंने कहा है, रिलीजन वॉज नियरली डेड, जो धर्म है वो लगभग मर चुका था। सब कुछ समाज पे उन्होंने कहा है। रिलीजन वॉज, जो समाज में होती हैं चीज़ें, रिलीजन वॉज नियरली डेड, जो धर्म है वो लगभग मर चुका था। बिकॉज देयर वॉज नो लॉन्गर रियल बिलीफ इन फ्यूचर लाइफ, क्योंकि भविष्य के जीवन में कोई वास्तविक विश्वास नहीं रह गया था। बट समथिंग वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक इट्स प्लेस सर्विस, लेकिन कुछ अपना स्थान लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। सोशल सर्विस द आंट्स क्रीड द बीस क्रीड, सोशल सर्विस यानी कि सेवा, सामाजिक सेवा, चींटियों का पंथ, मधुमक्खियों का पंथ। ऐसा किसने कहा है, तो गोल्सवर्दी ने कहा है। किसके बारे में, रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि व्हेन मैन इवॉल्व्ड पिटी, जब मनुष्य में दया की भावना विकसित हुई। ही डिड अ क्वीर थिंग, डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ द पावर ऑफ लिविंग लाइफ एज इट इज़। मतलब यहाँ पे ये मैन के ऊपर उन्होंने कहा है कि जब मनुष्य में दया की भावना विकसित हुई तो उसने एक अजीब काम किया। उसने क्या किया, ही डिड अ क्वीर थिंग, उसने एक अजीब काम किया। डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ द पावर ऑफ लिविंग लाइफ, और खुद को जीवन जीने की शक्ति से वंचित कर दिया। उन्होंने अपने आप को, जो मनुष्य ने क्या कर दिया, अपने आप को जीवन जीने के लिए वंचित कर दिया। विदाउट विशिंग इट टू बिकम समथिंग डिफरेंट, बिना ये चाहे कि कुछ अलग हो जाए। ऐसा किसने कहा है, उन्होंने, गोल्सवर्दी ने कहा है। और ये उन्होंने मनुष्यों पे कहा है, ठीक है, कि जब मनुष्यों में दया आई तो उन्होंने एक अजीब काम किया, उन्होंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उन्होंने एनिमल्स पे भी लिखा है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे। एनिमल्स पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गोल्सवर्दी इज द स्टोरी ऑफ अ मार्टियर। मतलब गोल्सवर्दी का निम्नलिखित में से कौन सा प्ले है जो एक शहीद की कहानी दिखाता है। हु लेज हिज लाइफ डाउन फॉर हिज पैसिफिक प्रिंसिपल्स बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय द इलिटरेट हॉलिजन मॉब। मतलब गोल्सवर्दी का निम्नलिखित में से कौन सा प्ले है जो एक शहीद की कहानी है, जो अपने प्रशांत सिद्धांतों के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है, जो अनपढ़ गुंडा भीड़ का शिकार हो जाता है। कौन सा ऐसा प्ले है भाई, यहाँ पे गुंडा या भीड़ की बात कर ही दिया है तो मॉब है, ठीक है, मॉब ही है। ये मॉब में क्या होता है कि ये शहीद की कहानी दिखाता है, जो अपने सिद्धांतों के लिए अपने जीवन को क्या कर देता है, बलिदान कर देता है, और किसका शिकार बन जाता है, एक हॉलीगन मॉब का शिकार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गोल्सवर्दी डील विद द प्रोफेशनल मोरालिटी। मतलब गोल्सवर्दी का निम्नलिखित में से कौन सा प्ले पेशेवर नैतिकता से संबंधित है, तो ओल्ड इंग्लिश, द फॉरेस्ट। ये दोनों ही किससे डील करता है, प्रोफेशनल मोरालिटी से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन गोल्सवर्दी प्लेज द इंडिविजुअल विलन इज सब्सटीट्यूटेड बाय द इनविजिबल फोर्स सोसाइटी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के प्ले में व्यक्तिगत खलनायक को अदृश्य शक्ति समाज द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। हु ऑब्जर्व्ड हिज नेचुरलिज्म इज अकीन टू दैट ऑफ इब्सन। तो जिसने क्या किया है, किसने देखा है, हु ऑब्जर्व, किसने देखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु ऑब्जर्व, किसने ये ऑब्जर्व किया है कि हिज नेचुरलिज्म इज अ किन टू दैट ऑफ इब्सन, कि उनका जो प्रकृतिवाद वो इब्सन के समान है। ही शेयर्स द मॉरल अर्नेस्टनेस ऑफ शॉ, वह शॉ की नैतिक ईमानदारी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं। इन हिज प्री ऑक्यूपेशन विद द सोर्स एंड डिजीज ऑफ सोसाइटी ही रिजेंबल्स वृक्ष। आगे क्या कहा जा रहा है कि समाज के घावों और बीमारियों के प्रति अपनी व्यवस्था में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वृक्ष से मिलते जुलते हैं। ऐसा किसने कहा है, R.H. कोट ने कहा है, ठीक है। गोल्सवर्दी के प्लेज के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है, कि
गर्ल्स वर्दी के नाटकों में उन्होंने व्यक्तिगत खलनायक को अदृश्य शक्ति समाज द्वारा प्रतिस्थापित किया है। मतलब गर्ल्स वर्दी के प्ले में जो खलनायक हैं, जो विलन का काम किए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने देखा है R.H. कोर्ट ने, और इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो उनका प्रकृतिवाद है वो इब्सन के समान है। गर्ल्स वर्दी की बात कर रहे हैं, और जो शॉ की नैतिक ईमानदारी को वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होगा। विच प्ले ऑफ गर्ल्स वर्दी डील विद द डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है गर्ल्स वर्दी का कौन सा प्ले घरेलू समस्याओं से संबंधित यानी कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम से संबंधित है। तो 3 प्ले हैं, जॉय भी है, फैमिली मैन भी है, फ्यूजिटिव। ये तीनों ही बात करते हैं, तीनों में ये तीनों ही प्ले क्या करता है, डिपिक्ट करता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम, डील करता है, मतलब उसी से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच प्ले गर्ल्स वर्दी रोड डीलिंग विद क्लास कॉन्सियसनेस फैंटिसिज्म एंड सब्सिक्वेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर्दी का कौन सा प्ले है जो वर्ग चेतना, ठीक है, जो वर्ग चेतना, कॉन्सियसनेस, कट्टरता, फैंटिसिज्म एंड सब्सिक्वेंट सोशल। आगे क्या कह रहा है कि गर्ल्स वर्दी का कौन सा प्ले है जो वर्ग चेतना, कट्टरता और उसके बाद की सामाजिकता पर आधारित है। तो स्ट्राइफ है, लॉयल्टीज़ है, स्किन गेम है, एल्डेस्ट सन है। ये चारों पांचों प्ले ये किस पे है, वर्ग चेतना पे यानी कि क्लास कॉन्सियसनेस पे है, फैंटिसिज्म पे है, कट्टरता पे है, और उसके बाद की जो सामाजिकता पर आधारित भी है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्ल्स वर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। गर्ल्स वर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, ये इसका जो सब्जेक्ट है ये किससे डील करता है, तो लेबर डिस्प्यूट होता है। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ये लेबर डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इज़ गर्ल्स वर्दी जस्टिस। तो गर्ल्स वर्दी के जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है, तो गवर्नमेंट काउंसिल होता है। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गर्ल्स वर्दी प्रॉब्लम प्ले। तो गर्ल्स वर्दी के प्रॉब्लम प्ले का कौन सी विशेषताएं नहीं है, नो असाइड्स आर सोलिलोकीज। ठीक है, गर्ल्स वर्दी के जो प्रॉब्लम प्ले का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो ना उसमें कोई असाइड्स है ना ही कोई सोलिलोकीज है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, द रियल विलन इन गर्ल्स वर्दीज प्लेज। तो गर्ल्स वर्दी के प्ले का रियल विलन क्या है, सोशल एविल्स, क्योंकि वो मोस्टली वो सोशल पे लिखते थे, सोशल की समस्याओं पे लिखते थे, प्रॉब्लम्स पे लिखते थे, तो सोशल एविल्स ही होंगे जो उसमें सोशल में, सामाजिक में जो बुरे काम होते थे वही है। द प्रेस इज पिलॉयड mercilessly and Goldsworthy pleads for good sense for those who are managing the press today. Which play is referred in these lines? कौन सा प्ले ये लाइनों को रेफर करता है, क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझते हैं कि द प्रेस इज पिलॉयड मर्सिसली, मतलब प्रेस को, जो प्रेस है उसको निर्दयता पूर्वक प्रताड़ित किया जाता है, और गर्ल्सवर्दी उन लोगों के लिए सद्बुद्धि की अपील करते हैं जो आज प्रेस का प्रबंधन कर रहे हैं। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो द शो में आती है लाइनें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्ले इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ द वॉर। ये जो प्ले है ये युद्ध की आलोचना करता है। द गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट हिज इंडिक्टमेंट ऑफ अ ग्रेट वॉर इन एन एलिगोरिकल मैनर। गर्ल्सवर्दी ने महान युद्ध के अपने अभियोग को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विच प्ले इज बीइंग रिफर्ड हेयर, कौन सा प्ले यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, तो स्किन गेम। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ egoistic prejudice, delusion and numerous other vices that eat into the vitals of our life। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्सवर्दी अहंकारी, पूर्वाग्रह, भ्रम और कई अन्य बुराइयों के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं जो हमारे जीवन को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये किस प्ले में वो प्रस्तुत करते हैं, तो जॉय में करते हैं, जो 1909 में आया था आई थिंक। चलिए नेक्स्ट वन। दिस इज़ अ डोमेस्टिक ड्रामा एंड दिस इज़ द डोमेस्टिक ड्रामा। ये एक डोमेस्टिक ड्रामा है, ये घरेलू नाटक है। एंड इन दिस प्ले गर्ल्सवर्दी अटैक द मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। और इस प्ले में गर्ल्सवर्दी सत्ता के दुरुपयोग का प्रहार करते हैं। एंड एक्सपोज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस इन डोमेस्टिक लाइफ, और घरेलू जीवन के इसके हानिकारक परिणामों को उजागर करते हैं। तो किस प्ले में करते हैं, अ फैमिली मैन में करते हैं। अ फैमिली मैन में ये क्या करते हैं, जो सत्ता है, जो अथॉरिटी का मिसयूज पर वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और डोमेस्टिक जीवन में जो डोमेस्टिक जीवन में इसके हानिकारक जो परिणाम हैं उस पर वो क्या करते हैं, उसका उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, यू मॉब, तुम भीड़ हो, द मोस्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यू मॉब द मोस्ट कॉन्टेम्प्टिबल थिंग अंडर द सन। मतलब क्या कहा जा रहा है कि तुम भीड़ हो, सूरज के नीचे सबसे घृणित चीज़ हो। यू आर थिंग दैट पेल्स द वीक, तुम वह चीज़ हो जो कमज़ोरों को पीटती है। किक्स वुमेन, महिलाओं को किक करती है, लात मारती है। हल्स डाउन फ्री स्पीच, स्वतंत्र भाषण को नष्ट कर देती है। दिस इज़ टुडे, यह आज है। दैट टुमारो, वह कल है। ब्रेन यू हैव डन, जो तुमने किया है, सॉरी तुमने जो किया है, दिमाग लगाओ। स्पिरिट नॉट द लीस्ट ऑफ इट, आत्मा इसमें ज़रा भी कम नहीं है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें मॉब में आती हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या कहा जा रहा है, द लेसन अंडरलाइंग दिस प्ले इज दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द लाइफ आइडियलिज्म शुड नॉट बी कैरिड टू फॉर, बिकॉज क्या कहा जा रहा है कि इस प्ले का अंतर्निहित पाठ यह है कि जीवन का सामान्य क्रम में आदर्शवाद को बहुत दूर तक नहीं ले जाना चाहिए। because it does not play to be an extreme idealist in the world of realities, क्योंकि ये वास्तविकताओं की दुनिया में अत्यधिक आदर्शवादी होने का नाटक नहीं करता है। तो ये लाइनें, ये किस प्ले की बात करता है, अ बिट ऑफ लव का, ठीक है, अ बिट ऑफ लव की बात कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्ले इज सोशल ट्रेजेडीज बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग्स। ये जो प्ले है वो जातीय भावनाओं पर आधारित है, एक सोशल ट्रेजेडी है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजेडी इज दैट स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशंस एंड प्रेस्टीज मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर एनी फीलिंग्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस जो ट्रेजेडी का जो सब्जेक्ट है, इस ट्रेजेडी का जो विषय है वो यह है कि मजबूत पारिवारिक परंपराओं और प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए और किसी भी भावना के लिए बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए। कॉन्सेंस कैन बी सेक्रीफाइड एट द अल्टर ऑफ द फैमिली प्रेस्टीज एंड ट्रेडिशन। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो पारिवारिक प्रतिष्ठा है और परंपराओं की वेदी पर विवेक को बलि दी जा सकती है। ऐसा प्ले कौन है, एल्डेस्ट सन है। मतलब ये प्ले क्या है, सोशल ट्रेजेडी है और कास्ट फीलिंग्स पे बेस्ड है। इस प्ले का थीम क्या, इस प्ले का विषय क्या है, इस प्ले का विषय यही है कि जो मजबूत पारिवारिक परंपराओं की प्रतिष्ठा हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो परंपराओं पे ज़्यादा रहते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा पर, जो इज्जत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनकी परंपराएं सबसे ऊपर रहती हैं, वो हर कीमत पर अपनी परंपराएं बना के रखते हैं। चाहे किसी की फीलिंग्स भाड़ में जाए, चाहे किसी भी प्यार के लिए, फीलिंग्स यहाँ पे प्यार की बात किया है, एल्डर सन में प्यार हो ही जाता है, तो यहाँ पे किसी भी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं होती ऐसे परिवारों में जो ट्रेडिशन और प्रेस्टीज होते हैं, सिंपली यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉयल्टीज आर प्रेजेंटेड इन दिस प्ले। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस प्ले में विभिन्न प्रकार की वफादारी प्रस्तुत की गई है, मतलब विभिन्न प्रकार की लॉयल्टीज़ को प्रस्तुत किया गया है। द मोस्ट नोटिसेबल बीइंग द लॉयल्टी टू रेस, सबसे अधिक ध्यान देने योग्य की जाति के प्रति वफादारी। सबसे अधिक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि लॉयल्टी किसके लिए है, रेस के लिए है। रेस यहाँ पे जाति की बात किया है। लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, किसकी वफादारी की बात हो रही है यहाँ पे, दोस्ती की प्रति वफादारी। प्रोफेशनल लॉयल्टी मतलब पेशेवर वफादारी की। एंड लास्टली द लॉयल्टी टू मैरिड लाइफ, और अंत में विवाहित जीवन के प्रति वफादारी। ये प्ले कौन है, तो लॉयल्टीज ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। He was one of the greatest dramatists of the school of realism and naturalism in drama। आगे क्या कहा जा रहा है कि वह ड्रामा में यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के स्कूल के महानतम नाटककारों में से एक थे। एंड प्लेड अ कॉन्सिपिक्यूअस पार्ट इन पॉपुलराइजिंग द प्रॉब्लम इन द 20th सेंचुरी। आगे क्या कहा जा रहा है, और उन्होंने 20वीं सदी में प्रॉब्लम प्ले को लोकप्रिय बनाने में एक विशिष्ट भूमिका निभाई। वो नाटककार कौन है, वो ड्रामेटिस्ट कौन है, तो गर्ल्स वर्दी हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ पे हिंदी इसलिए बताती ताकि आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हिज वर्क इज़ रूटेड इन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ। उनका जो वर्क है वो समकालीन अंग्रेजी जीवन में निहित है। एंड प्रोवाइड्स अ विविड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम्स इन विच ही लिव्ड। आगे क्या कहा जा रहा है, और उस समय के समाज की स्थितियों की एक ज्वलंत और काफ़ी सटीक तस्वीर प्रदान करता है जिसमें वो रहते थे। तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, किसके वर्क की, गर्ल्सवर्दी की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु डिफाइंड आर्ट, किसने कला को, द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड एंड हिज ड्रामेटिक आर्ट एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है
यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने कला को दुनिया के संपर्क में स्वयं की आदर्श अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है और उनके नाटकीय कला कम से कम दुनिया भर में उनकी प्रतिक्रिया पर क्या है, आधारित है। तो किसने डिफाइन किया है कला को इस रूप में, तो गाल्सवर्दी ने डिफाइन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लेट मी ट्राई टू कल्मिनेट एनी बायस एंड सी द होल थिंग शुड बी एन एम्पायर। लेट मी मैं किसी पूर्वाग्रह को ख़त्म करने की कोशिश करूं और देखूं एंड सी और देखूं कि पूरी चीज़ एक साम्राज्य होनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ दोज प्योर थिंग्स इन वाइट, सफ़ेद रंग की उन शुद्ध चीज़ों में से एक। ठीक है, उन शुद्ध चीज़ों में से एक कोट पर्ज्ड ऑफ ऑल द प्रिजुडाइज। आगे क्या कहा जा रहा है कि मानव जाति के सभी पूर्वाग्रह, पैशंस एंड प्रिडिलेक्शंस ऑफ मैनकाइंड, जुनूनों और पूर्वाग्रह से क्या हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। लेट मी हैव नो टेम्पेरामेंट फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मुझे कोई स्वभाव नहीं रखना चाहिए। ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, केवल क्या रखना है मुझे, अव्यक्तिक दृष्टिकोण से ही मतलब है। देयर बी सच अ थिंग, एम आई गोइंग टू गेट एवन अप्रॉक्सीमेटली एट द ट्रूथ, ऐसी कोई बात है जिससे मैं लगभग सत्य तक पहुंच जाऊंगा। ये सब जो बातें हैं ये किसने कहा है, गाल्सवर्दी ने कहा है। क्या कहा है, लेट मी ट्राई टू कल्मिनेट एनी बायस एंड सी, मतलब आइए मैं किसी भी पूर्वाग्रह को ख़त्म करने की कोशिश करूं और देखूं कि पूरी चीज़ एक साम्राज्य होनी चाहिए। उनको ये सब प्रॉब्लम बहुत होती थी कि जो समाज में जितनी भी पूर्वाग्रह हो रही हैं या फिर जो अपने परंपरा को ऊपर रख रहा है, ये सब चीज़ें, जैसे जो एनिमल्स को मार रहे हैं, जो एनिमल्स को हानिकारक पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को, जो सभी समस्याओं में जो समाज में जो बुराइयां होती थी, इन सभी चीज़ों से इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी और यही रीज़न है कि उन्होंने अपने प्ले में ये सारी चीज़ें डाल दी। नेक्स्ट पे आते हैं, आर ड्रामा मस्ट बी सो शेप्ड एज टू हैव अ स्पायर ऑफ मीनिंग, मतलब नाटक, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रामा को इस तरह से आकार दिया जाना चाहिए कि उसमें अर्थ का शिखर हो। किसका, मीनिंग का शिखर हो। एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ एंड कैरेक्टर हैज़ इट्स इनहेरेंट मॉरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू पोज द ग्रुप एज टू ब्रिंग दैट मॉरल पोइनेंटली टू द लाइट ऑफ डे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये गाल्सवर्दी ही कहते क्या है कि जो नाटक है ना, जो प्ले है, उसको इस तरह से आकार दिया जाना चाहिए कि उसमें अर्थ का क्या हो, शिखर हो, मीनिंग का क्या हो, शिखर हो, मीनिंग समझ में आनी चाहिए। जीवन और चरित्र के प्रत्येक समूह में क्या करना है, अंतर्निहित नैतिकता होनी चाहिए और नाटककार का जो व्यवसाय है, ड्रामेटिस्ट का जो ऑक्यूपेशन है, उस नैतिकता को क्या करना है, मार्मिक ढंग से दिन के उजाले में लाने के लिए समूह को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। ऐसा किसने पॉइंट किया है, गाल्सवर्दी ने कहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 70 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, in which play Galsworthy renounces racial prejudice for just social treatment to all classes of people in society। तो किस प्ले में गाल्सवर्दी ने समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ उचित सामाजिक व्यवहार के लिए नस्ली पूर्वाग्रह को त्याग दिया है, तो लॉयल्टीज़ में। ठीक है, किस प्ले में गाल्सवर्दी ने क्या किया है, समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ एक उचित सामाजिक व्यवहार के लिए नस्ली पूर्वाग्रह को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो लॉयल्टीज़ में उन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, उन नस्ली जो पूर्वाग्रह हैं उनको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। इन विच ऑफ हिज बुक, अपने किस पुस्तक में, अपने किस बुक में गाल्सवर्दी मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, गाल्सवर्दी अपने किस बुक में ये टिप्पणी करते हैं, क्या कहते हैं, अ गुड प्लॉट इज़ दैट श्योर एडिफाइज, मतलब एक अच्छा जो प्लॉट है वो ये सुनिश्चित करता है, एडिफाइज इमारत है, मतलब वह सुनिश्चित इमारत है, विच राइज आउट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑन टेम्पेरामेंट। आगे क्या कह रहा है, जो विचार के घिरे हुए वातावरण के भीतर स्वभाव पर एंड ऑफ टेम्पेरामेंट एंड सर्कमस्टेंसेस विद इन द एनक्लोजिंग एटमोसफियर ऑफ आइडिया द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, ये इनकी जो बुक है, इस बुक में ये कहते हैं, मगर गाल्सवर्दी ने अपने किस बुक में ये टिप्पणी की है कि एक अच्छा जो प्लॉट होता है वो सुनिश्चित इमारत है, वो एक श्योर एडिफाइस है, जो विचार के घिरे हुए वातावरण के भीतर क्या करता है, स्वभाव पर परिस्थितियों और स्वभाव पर परिस्थितियों के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। तो अपने किस बुक में उन्होंने ये कहा है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में ये टिप्पणी उन्होंने की है। नेक्स्ट पे आते हैं,
इन द केस ऑफ, किसके मामले में आगे डैश दिया हुआ है, ऑफन हैपन्स दैट एन इनकोहेरेंट इंजैकुलेशन आर अ क्लमजी जेस्चर इज मोर एलोक्वेंट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अक्सर ऐसा होता है, किसके मामले में अक्सर ऐसा होता है कि एक असंगत स्खलन या फिर एक अनाड़ी इशारा एक अच्छे भाषण की तुलना से अधिक वाक्यपट होता है। एक अच्छे भाषण से तुलना में वो अधिक क्या होता है, वाक्यपट होता है। बिकॉज इट हिंट्स एट द अनप्लम्ड डेप्थ ऑफ एगनी सफर्ड बाय द डम एनिमल्स ऑफ ह्यूमन रेस, क्योंकि ये मानव जाति के मूक जानवरों द्वारा झेली गई पीड़ा की गहरी गहराइयों को क्या करता है, उसकी ओर संकेत करता है। तो किसके मामले में, गोल्सवर्दी के। ऐसा किसने कहा है, गोल्सवर्दी ने, उनके मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्सवर्दी के कैरेक्टर आर डायर इन एक्शन। गोल्सवर्दी के जो कैरेक्टर हैं वो एक्शन में कैसे होते हैं, गंभीर होते हैं। नेवर फॉर फेस्ड आर सेल्फ स्टल्टिफाइंग, कभी भी वो मतलब वो कैसे होते हैं, अच्छे मतलब गंभीर होते हैं। गोल्सवर्दी के जो कैरेक्टर हैं वो एक्शन में गंभीर होते हैं, कभी भी दूर की कौड़ी या आत्म अपमानजनक नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द एवरेज मैन एंड वुमेन ऑफ आवर इमीडिएट सराउंडिंग। आगे क्या कहा जा रहा है कि वह हमेशा हमारे आसपास के जो एवरेज पुरुष और महिला से लिए गए हैं। ठीक है, ये रिमार्क किसका है, ये लियोन सलिथ का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। गोल्सवर्दी फर्स्ट पब्लिश वर्क इन 1897 इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इट वॉज। तो 1897 में गोल्सवर्दी की पहली फर्स्ट पब्लिश वर्क था जो कि शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन था। वो क्या था, फ्रॉम द फोर विंड्स। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिए हैं। द फर्स्ट वर्क ऑफ गोल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश इन 1904 अंडर हिज रियल नेम वाज द आइलैंड फेरिसीज। मतलब इनका 1904 में इनका ये वर्क आया था आइलैंड फेरिसीज, जो इनके रियल नेम से आया था। और 1904 में इनकी फादर की डेथ भी हो जाती है, ये याद रखना आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। The play in which the theft of prostitutes' purse by a rich young man of good family is placed beside the theft of a silver cigarette case from rich man father's house by a poor devil with very different repercussions was। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो प्ले कौन है जिसमें एक अमीर अच्छे परिवार के जो एक बंदा होता है, एक अच्छे परिवार का युवक होता है, उसके द्वारा एक प्रोस्टिट्यूट के पर्स को चोरी कर लिया जाता है। अमीर आदमी के सिल्वर सिगरेट केस की चोरी के बगल में रखा गया था। मतलब यहाँ पे सिंपली बताया जा रहा है कि सिल्वर बॉक्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो एक अच्छे परिवार का एक यंग मैन होता है वो क्या करता है, एक प्रोस्टिट्यूट का पर्स चुरा लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो सभी को पता है क्या है ये। चलिए, गोल्सवर्दी's ओन सीक्वल टू द फोर्साइट सागा। गोल्सवर्दी का एक सीक्वल है, एक और सीक्वल है फोर्साइट सागा का। वो क्या है, अ मॉडर्न कॉमेडी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गोल्सवर्दी ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉवेल गोल्सवर्दी के ट्रायलॉजी अ मॉडर्न कॉमेडी का हिस्सा नहीं है। तो मेड इन वेटिंग ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन। The three trilogies of Goldsworthy are published under the collective title। मतलब गोल्सवर्दी के जो तीनों ट्रायलॉजी हैं, यानी कि फोर्साइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, ये तीनों मिला के एक ट्रायलॉजी बनी है। थ्री ट्रायलॉजी बनी है। ये एक टाइटल के अंदर ये पब्लिश हुई है। तो वो टाइटल क्या है, फोर्साइट क्रॉनिकल्स है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ट्रायलॉजी ऑफ गोल्सवर्दी अवेकनिंग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन विच ट्रायलॉजी ऑफ गोल्सवर्दी अवेकनिंग है। ये अवेकनिंग ये पूरा अवेकनिंग है। अवेकनिंग जो कब आया था 1920 में, ये एक इंटरल्यूड है। तो किस ट्रायलॉजी का है ये, तो फोर्साइट सागा का है अवेकनिंग। ये पूरा यहीं पे है अवेकनिंग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। गोल्सवर्दी वॉज elected as the first president of the PEN इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन। तो गोल्सवर्दी को PEN का फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब का। कब बनाया जाता है, तो 1921 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। गोल्सवर्दी डाइड फ्रॉम डैश एट हिज लंडन होम ग्रोव लॉज हेम्पस्टेड। तो ब्रेन ट्यूमर से इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन पे आते हैं। गोल्सवर्दी वॉज क्रीमेटेड एट ओकिंग विद हिज
एसेस देन बीइंग स्कैटर्ड ओवर डैश फ्रॉम द एरोप्लेन। तो गोल्सवर्दी का जो मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी का वोकिंग में अंतिम संस्कार किया गया और उनकी जो राख को एक हवाई जहाज़ से चारों ओर फैलाया गया। ठीक है, तो ओवर द साउथ डाउन्स फ्रॉम एन एरोप्लेन्स। चलिए नेक्स्ट वन, द फोरसाइट वुमेन 1949 इज़ अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ हिज गोल्सवर्दीज़। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दी फोरसाइट वुमेन ये कब आया था, 1949 में आया था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनकी गोल्सवर्दी का फिल्म का क्या है, एक एडेप्टेशन है, एक रूपांतरण है। तो किसका रूपांतरण है, गोल्सवर्दी के फोरसाइट सागा का एक एडेप्टेशन है ये। नेक्स्ट वन पे आते हैं कि गोल्सवर्दी का जो शॉर्ट स्टोरी है द एप्पल ट्री वॉज एडेप्टेड इनटू अ रेडियो प्ले ऑफ ऑर्सन वेल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी की एक शॉर्ट स्टोरी है द एप्पल ट्रे, वो ऑर्सन वेल्स के लिए एक रेडियो नाटक में क्या है, रूपांतरित है, एडेप्टेड है। तो किसका, लेडी एस्थर एल्मेनिक रेडियो सीरीज। ओके, तो ये ऑर्सन वेल्स का लेडी एस्थर एल्मेनिक रेडियो सीरीज के लिए है, ये एक रेडियो प्ले है और ये एप्पल ट्री क्या है, इसी का एडेप्टेशन है। और एप्पल ट्री क्या है, ये गोल्सवर्दी का शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन 1988 फिल्म अ समर स्टोरी वाज बेस्ड ऑन गोल्सवर्दी। तो 1988 में एक फिल्म है अ समर स्टोरी, ये गोल्सवर्दी के किस प्ले पर बेस्ड है, तो दी एप्पल ट्री पे इनका जो शॉर्ट स्टोरी है दी एप्पल ट्री इसी पे बेस्ड है। विच इंडियन ऑथर ट्रांसलेटेड गोल्सवर्दी द 3 एक्ट प्ले जस्टिस इन हिंदी एज न्याय इन 1930। तो कौन सा इंडियन ऑथर है जो गोल्सवर्दी के जो 3 एक्ट प्ले जस्टिस को हिंदी में ट्रांसलेट उन्होंने किया है और जिसका नाम है न्याय, जो कब आया है 1930 में, तो मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हु सेड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हु सेड दैट हिज एम वॉज, किसने कहा कि उनका उद्देश्य टू क्रिएट सच एन एल्यूजन टू एक्चुअल लाइफ पासिंग ऑन द स्टेज एज टू कंपेल द स्पेक्टेटर टू पास थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन। तो किसने कहा कि जो उनका उद्देश्य है वो मंच पर चल रहे वास्तविक जीवन को ऐसा भ्रम पैदा करना था जिससे दर्शक को अपने स्वयं के अनुभव से गुजरने, सोचने और बात करने और उन लोगों के साथ चलने के लिए मजबूर किया जा सके। ठीक है, थिंक एंड टॉक एंड मूवी विद द पीपल ही सीज थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मूविंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ पे ये गोल्सवर्दी ही कहते हैं, गोल्सवर्दी का ये उद्देश्य था, इनका कहना था कि जो स्टेज पर चल रहे जो वास्तविक जीवन में ऐसा हम भ्रम पैदा करना था कि जिससे जो दर्शक हैं वो अपने स्वयं के अनुभव से गुजरें, सोचें और बात करें और उन लोगों के साथ चलने के लिए मजबूर हो जाएं जिन्हें वह सोचते और बात करते हुए देखते हैं और उसके सामने घूम रहा है। तो ऐसा किसने कहा है, ये किसका उद्देश्य था, गोल्सवर्दी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ हिज प्ले गोल्सवर्दी डिस्क्राइब एज, मतलब गोल्सवर्दी ने अपने किस प्ले को इस टाइप डिस्क्राइब किया है, द ओनली प्ले ऑफ माइंड विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस। यहाँ पे किस प्ले को उन्होंने कहा है कि ये मेरा एकमात्र प्ले बताया है जिसे मैं कह सका, मतलब कह क्या जा रहा है कि द ओनली प्ले ऑफ माइंड, ये मेरा एकमात्र ऐसा प्ले है विच आई वॉज एबल टू से, जिसे मैं कह सकता हूँ, व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा, जब मैं इसे पूरा लिख लूँगा, नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस, कोई भी मैनेजर इसे स्वीकार नहीं, मतलब कोई भी मैनेजर इसे अस्वीकार नहीं करेगा, रिफ्यूज़ नहीं करेगा। तो लॉयल्टीज़ को ही उन्होंने कहा है। ओके, लॉयल्टीज़ को कहा है उन्होंने। थिएटर की, मतलब कोई भी मैनेजर थिएटर में चलाने से मना नहीं करेगा, ये ऐसा प्ले है। जब वो लिख रहे थे तो अपने प्ले के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, विच प्लेज ऑफ गोल्सवर्दी डील विद द ट्रेजेडीज ऑफ द इंडिविजुअल्स ब्रॉट बाय सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन द लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी का कौन सा प्ले इंग्लैंड में कानूनी प्रणाली में कुछ मूलभूत कमियों के कारण उत्पन्न व्यक्तियों की ट्रेजेडी से संबंधित है। तो जस्टिस भी है, सिल्वर बॉक्स भी है, फर्स्ट एंड द लास्ट ये भी है। तो गोल्सवर्दी के ये जो जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्या कर रहा है, ये डील करता है इंडिविजुअल सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में जो कानूनी प्रणाली है उसके कुछ मूलभूत कमियों के कारण इसमें कमी दिखाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, इन विच प्ले गोल्सवर्दी फाइंड द ट्रेजिक इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन
द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग क्लर्जी मैन। तो किस प्ले में गोल्सवर्दी को ईसाई धर्म के आवश्यक सिद्धांतों और पादरी समेत व्यक्तियों की कामकाजी सिद्धांतों के बीच दुखद असंगता मिलती है, किस प्ले में वो दिखाते हैं? तो आप बिट ओ लव में वो ये चीज़ें डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, जॉन गोल्सवर्दी नॉवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। तो जॉन गोल्सवर्दी का जो नॉवेल है वो मुख्य रूप से व्यस्त है किसके प्रभाव और संघर्ष से। मतलब जॉन गोल्सवर्दी का कौन सा नॉवेल है जो मुख्य रूप से ऑक्यूपाइड है, इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट किसके? तो क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समाज पर वर्ग जो परंपराएं होती हैं, क्लास ट्रेडिशन का इफेक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑक्यूपाइड है मुख्य रूप से। गोल्सवर्दी के नॉवेल्स में आप ज़्यादातर यही पाएंगे कि क्लास ट्रेडिशन मतलब सोसाइटी पर क्लास ट्रेडिशन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। इनके ज़्यादातर प्लेज ऑक्यूपाइड हैं इससे। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। आई हैव ओनली अ सर्टेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल नेचर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मुझे मानव और पशु स्वभाव का केवल एक निश्चित ज्ञान है, एंड अ कॉमन सेंस विच टेल्स मी दैट वाइल्ड एनिमल्स आर मोर हैप्पी इन फ्रीडम। और क्या कहा जा रहा है कि और एक सामान्य ज्ञान है जो मुझे बताता है कि जंगली जानवरों को कैसे रखना चाहिए, कैद की तुलना में स्वतंत्र में अधिक खुश हैं। वो कहते हैं कि मतलब मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रीडम में बहुत खुश रहते हैं। उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए बजाय कैप्टिविटी, मतलब उनको बंदी नहीं बनाना, उन्हें कैद नहीं करना है। जितना वो फ्री खुश रहते हैं ना, उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें ऐसे छोड़ देते तो वो ज़्यादा खुश होंगे बजाय उन्हें कैद करने का। तो जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। डोमेस्टिक एनिमल्स मोर हैप्पी एज कंपेनियंस दैन एज क्लाउन्स। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो घरेलू जानवर हैं वो जोकर की तुलना में, क्लाउन्स की तुलना में साथी के रूप में अधिक खुश हैं। तो यहाँ पे जो घरेलू जानवर होते हैं वो कंपेनियंस के रूप में ज़्यादा खुश होते हैं बजाय क्लाउन्स के। तो ये गोल्सवर्दी का कहना है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें कैद नहीं करना चाहिए, और जो घरेलू जानवर होते हैं उन्हें एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, उन्हें ऐसे सिखाया जाता है ना। और ये चीज़ें इन्होंने ये कहते कहाँ हैं ये भी जान लेते हैं। ये चीज़ें, ये एक स्पीच है इनकी, कहाँ कहते हैं। दी अबव लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पीच, ये गोल्सवर्दी का एक स्पीच है एंटाइटल्ड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स डिलीवर्ड एट द किंगस्टन टाउन हॉल ऑन December 15, 1913 एट अ मीटिंग। एक मीटिंग में स्पीच है कॉल टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रूएलिटीज़ एंड परफॉर्मिंग एनिमल्स। तो ये मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर 1913 को कैंसिंगटन टाउन हॉल में जानवरों के प्रति क्रूरता के विरोध में बुलाई गई एक मीटिंग में दिए गए जानवरों के उपचार नामक एक स्पीच है। तो सिंपली याद रखिएगा कि 15 दिसंबर 1913 में कैंसिंगटन टाउन हॉल में जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है, जो क्रूरलिटी, जो निर्दयता दिखाया जाता है, उस विरोध में बुलाई गई एक मीटिंग में गोल्सवर्दी ये स्पीच देते हैं, ये जो ऊपर हमने पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि वी ह्यूमन बीइंग्स हैव द राइट, हम मनुष्यों को अपनी खुशी, फॉर आवर प्लेजर, कन्वीनियंस एंड डिस्ट्रैक्शन टू डिसरिगार्ड इन द मैटर ऑफ डम क्रिएचर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम मनुष्यों को अपनी खुशी, सुविधा, व्याकुलता के लिए मूक प्राणियों के मामले में उन सिद्धांतों की अवहेलना करने का अधिकार है। ठीक है, दोज प्रिंसिपल्स विच आर रिलीजन। आगे क्या कहा जा रहा है कि दोज प्रिंसिपल्स विच आर रिलीजन, मोरालिटी एंड एजुकेशन हैव फिक्स्ड एज द गाइडिंग स्टार्स ऑफ आवर कंडक्ट टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स। आगे क्या कहा जाए, जिन्हें हमारे धर्म, नैतिकता और शिक्षा ने हमारे मार्गदर्शक सितारों के रूप में तय किया है मनुष्य के प्रति आचरण। ये लाइनें कौन कहता है? तो गोल्सवर्दी कहते हैं। चलिए, और ये लाइनें उन्होंने कहाँ कही है ये भी जान लेते हैं कि ये लाइनें वो कहाँ कहते हैं। तो याद रखिएगा ये लाइनें भी वो 15 दिसंबर 1913 को कैंसिंगटन टाउन हॉल में जानवरों के प्रति जब वो मीटिंग बैठाई गई थी, जानवरों के प्रति जो निर्दयता हो रही थी, जो क्रूरता हो रही थी, उसके विरोध में बुलाई गई एक मीटिंग थी, वो वहीं पे ये भी स्पीच वो देते हैं, गोल्सवर्दी देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है। इतने बड़े क्वेश्चन में आखिर गोल्सवर्दी ने क्या किया, ये भी एक स्पीच होगी, ये सारा स्पीच है। मतलब 15 दिसंबर 1913 में वो एक मीटिंग थी जानवरों के प्रति, जानवरों के जो क्रूरता के विषय में जो विरोध
की गई एक मीटिंग थी कि जानवरों पे हमें ये क्रूरता, ये निर्दयी नहीं करना चाहिए, जानवरों को छूटा छोड़ देना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें, इनको लगाव बहुत था। तो ये सारी चीज़ें इन्हें स्लॉटर हाउस से इसलिए इन्होंने स्लॉटर हाउस का भी लिखा था, क्योंकि इन्हें ये सब चीज़ें बहुत बेकार लगती थी। समाज में ये भी चीज़ें होती हैं कि हम जानवरों को क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इनको बुरी लगती थी। तो इस पे भी इन्होंने ये स्पीच दी है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदर आर नो एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, वेदर आर नो एनिमल्स हैव व्हाट आर कॉल्ड राइट्स इज़ एन एकेडमिक क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि जानवरों के पास वे है या नहीं जिन्हें अधिकार कहा जाता है। ये क्या है, एक एकेडमिक क्वेश्चन है कि जानवरों के पास वे है या नहीं जिन्हें अधिकार कहा जाता है। अधिकार है कि नहीं जानवरों के पास, ये क्या है, एक एकेडमिक क्वेश्चन है। ऑफ नो वैल्यू वट एवर इन द कंसिडरेशन ऑफ दिस मैटर। आगे क्या कहा जा रहा है, जिसका इस मामले में विचार करने में कोई महत्व नहीं है। बट लेस्ट देयर बी एनी वन हु विशेस टू टेक अप दिस पॉइंट ऑफ अब्स्ट्रूज फिलोसफी। आगे क्या कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा हो जो गूढ़ दर्शन के इस बिंदु को उठाना चाहता हो। कोई ऐसा है जो इस बिंदु को उठाना चाहता है। आई विल एडमिट एट वंस दैट एनिमल्स हैव नो मोर राइट्स देन हैव बेबीज अंडर द एज व्हेन दे मे बी अंडर द एज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं लूँगा, मतलब मैं लूँगा, तुरंत स्वीकार करें कि जानवरों के पास कम उम्र में बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और अधिकार नहीं। मतलब जानवरों के पास कोई अधिकार है, जानवरों के पास कोई अधिकार नहीं, जानवरों के पास सिर्फ कम उम्र में बच्चे पैदा करने के अलावा कोई अधिकार उनके पास नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, वाल्सवर्दी साहब कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, when they may be said to have duties on which rights as we are told depend that animal have no more rights than imbeciles are those who are deaf, dumb and blind। आगे क्या कहा जा रहा है कि उनके पास तो सिवाय बच्चे पैदा करने के अलावा कोई भी अधिकार नहीं, जबकि उनके कर्तव्य जिन पर जैसा कि हमें बताया गया कि अधिकार निर्भर करते हैं। कहा जा सकता है कि जानवरों के पास मूर्ख हो या बहरे लोगों के अलावा कोई अधिकार नहीं है, गूंगा हो या अंधा हो। ये गोल्सवर्दी का कहना है। ये किसने कहा है, तो गोल्सवर्दी ने कहा है कि जानवरों के पास अधिकार होना चाहिए। मेरा मानना है कि जानवरों के पास कोई अधिकार नहीं है, जानवरों के पास सिवाय बच्चे पैदा करने की, कम उम्र में बेबीज पैदा करने के अलावा कोई अधिकार उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बोलते हैं। ये स्पीच है, ये भी उन्होंने 15 दिसंबर 1913 में जो मीटिंग बुलाई गई थी जानवरों पे, उसी में वो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई थिंक ये भी होगा, नहीं दूसरा है। इफ़ इट वर ट्रू दैट द प्रेजेंट मेथड्स ऑफ स्लॉटरिंग एनिमल्स फॉर फूड इन दिस कंट्री वर नेसेसरी। आगे क्या कहा जा रहा है, अगर ये सच होता कि इस देश में भोजन के लिए जानवरों को मारने के मौजूदा तरीके आवश्यक थे, इफ़ ऑल द सफरिंग दे इन्वॉल्व वॉज इनएविटेबल, तो क्या होता अगर उनमें शामिल सभी पीड़ाएँ इनएविटेबल होते, अपरिहार होते हैं। आई शुड बी द फर्स्ट टू से, तो यहाँ पे कहा गया, तो मुझे ये कहने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। लेट अस शट आवर आइज़, चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। फॉर अननेसेसरी सफरिंग इवन टू आवर सेल्फ टू इज़ एंथेमा, अनावश्यक पीड़ा के लिए, यहाँ तक कि हमारे लिए अभिशाप है, एंथेमा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर सफरिंग इज़ अवॉइडेबल, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक विशेष पीड़ा टालने योग्य है, एंड ईजिली अवॉइडेबल, और इसे मैं आसानी से ये टालने के योग्य है। दैट आई फील वी मस्ट फेस द मैटर इफ़ वी वांट टू कॉल आवर सेल्फ अ डिसेंट पीपल। आगे क्या कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम खुद को एक सभ्य व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो हमें इस मामले का सामना करना चाहिए। ये लाइन किसने कहा है, गोल्सवर्दी ने कहा। ये भी उन्होंने एनिमल्स पे कहा है। वही मैंने अभी बताया ना कि एनिमल्स को जो मारने, काटने, पीटने, वही सारी चीज़ें स्लॉटर हाउस पे कहा है। स्लॉटर हाउस में क्या होता है कि एनिमल्स को मारा जाता है, मार के खाया जाता है। तो ये चीज़ें गोल्सवर्दी को बहुत बुरा लग रहा है और उस पर उन्होंने ये बातें कही है। तो गोल्सवर्दी रोड दीज लाइन्स इन आर्टिकल एंटाइटल्ड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड इन 1913। तो गोल्सवर्दी ने ये जो लाइनें कहाँ लिखी, 1913 में, भोजन के लिए जानवरों के वध, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, ये इनका वर्क है। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, ये कब आया था, 1913 में, उसकी ये लाइनें हैं, तो ये याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ डंकी इज़ बैडली बीटन, अगर डंकी को बुरी तरह पीटा जाता है, अ डॉग स्टोन्स, और कुत्ते को पत्थर से मारा जाता है, और अ कैट किल्ड विद अ राइडिंग विप, और बिल्ली को कोड़े से मार दिया जाता है, द चांसेस आर दैट
the chances are that a prosecution will ensue or question be asked in parliament। क्या कहा जा रहा है कि अगर गधे को बुरी तरह पीटा जाता है, कुत्ते को पत्थर से मारा जाता है या बिल्ली को कोड़े से मार दिया जाता है तो संभावना है कि मुकदमा चलाया जाएगा या संसद में प्रश्न पूछा जाएगा। For public opinion and the law lay it down that the infliction of unnecessary suffering or animals cruelty on an offence punishable by fine or imprisonment। आगे क्या कहा जा रहा है कि जनता की राय के लिए कानून ये निर्धारित करता है कि जानवरों को अनावश्यक कष्ट देना क्रूरता है, जुर्माना है या कारावास में दंडनीय अपराध है। ये लाइनें कौन कहते हैं? गोल्सवर्दी कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम गधे को पूरी तरह पीट दें, कुत्ते को पत्थर से मार दें, बिल्ली को कोड़े चला दें, तो क्या उनके लिए कोई मुकदमा चलेगा? नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्यों नहीं है उनके लिए? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? जानवरों का किसी बच्चे पैदा करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं मारा जाता है? ये इसलिए ये सारी लाइनें बोलते हैं। तो गोल्सवर्दी ने ये लाइनें कहाँ लिखी है? उसी में लिखी हैं स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, जो 1913 में आया था। ये लाइनें यहीं की है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आई अटैक नो वन इन दिस मैटर। इस मामले में मैं किसी पर हमला नहीं कर सकता। आई ब्लेम नो वन, मैं किसी को दोषी भी नहीं ठहराता हूँ। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। फॉर द चार्जेस ऑफ कैलेसनेस फॉल्स हैवली ऑन माई ओन सोल्जर्स, मैं इस आगे क्या कहा जा रहा है कि मैं इस फॉर द चार्जेस ऑफ कैलेसनेस फॉल्स हैवली ऑन माई ओन सोल्जर्स, मैं अपने कंधों पर भारी भी, ये चीज़ें मुझे मेरे कंधों पर भारी पड़ती है। हु हैव ईटन मीट ऑल दीज ईयर्स विदाउट एवर ट्रबलिंग एज टू वॉट वेंट बिफोर इट, बिना इस बात की चिंता किए कि इससे पहले क्या हुआ था। नॉर कैन आई होप दैट दीज वर्ड्स विल डू मोर दैन रफल द नर्व्स ऑफ द पब्लिक। आगे क्या कहा जा रहा है? ना ही मैं यह आशा कर सकता हूँ कि ये शब्द जनता की नसों को झकझोरने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बट आई डू ट्रस्ट दैट सच ऑफ अ लेजिस्लेचर एज मेनी चांस टू रेड। आगे क्या कहा जा रहा है? लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे इस विधायकों को पढ़ने का मौका मिल सकता है। दे मे बी मूव्ड फॉर जस्ट अ फ्यू आवर्स आउट ऑफ दियर बिजी लाइफ्स, वे अपने व्यस्त जीवन में कुछ घंटों के लिए बाहर निकल सकते हैं, ये महसूस करने के लिए कि उनका ये हिस्सा है। टू फील दैट इज़ द दियर पार्ट, कि ये उनका हिस्सा है। एज जेंटलमैन टू सेव दियर पेटेंट dumb creatures who cannot plead in their own behalf from all the suffering that the satisfaction of our wants does not compel us to inflict on them। आगे क्या कहा जा रहा है कि ये महसूस करने के लिए कि उनका एक हिस्सा है सज्जन व्यक्ति के रूप में इन पैसों को बचाने के लिए। धैर्यवान जो मूक प्राणी होते हैं, जो अपनी ओर उन सभी कष्टों को बचाव की गुहार नहीं लगा सकते, जो हमारी इच्छाओं की संतुष्टि हम पर ही थोपने के मजबूर नहीं करती है। लाइनें किसने लिखा है? गोल्सवर्दी ने। काफ़ी बड़ी लाइन थी, गोल्सवर्दी ने लिखा है। चलिए ये लाइनें भी उन्होंने स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड में ही ये लाइनें आती हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। काफ़ी लेंदी लाइन थी। ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉ ग्रीन्स द पुअर एंड रिच मैन रूल द लॉ हु स्पीक दीज लाइन्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कानून है वो गरीबों को क्या करता है? पीसता है, और अमीर लोग कानून पर शासन करते हैं। लाइनें कौन कहता है? ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन गोल्सवर्दी इज अ सटायरिस्ट एंड अ बेस्ट। तो जॉन गोल्सवर्दी एक सटायरिस्ट भी हैं और सर्वश्रेष्ठ आयरनिस्ट भी हैं, एक व्यंग्यकार भी हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम इट इज़ नॉट एनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू। मतलब लोगों से प्यार करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि वो आपके लिए अच्छे हैं, और बिकॉज इन सम वे और अदर यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बाय इट, या क्योंकि किसी तरह से आपको इससे कुछ मिलेगा। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग, हमें प्यार करना होगा क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? अ बिट ओ लव में आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। गोल्सवर्दी इज़ अ प्रैक्टिनर्स ऑफ द, तो रियलिस्ट थिएटर के गोल्सवर्दी क्या रहते हैं? प्रैक्टिनर होते हैं। प्रैक्टिनर्स मतलब क्या होता है? अभ्यास करता होते हैं वो रियलिस्ट थिएटर के। नेक्स्ट, गोल्सवर्दी बिलीव्ड इन यूजिंग द स्टेज टू सेट आउट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? गोल्सवर्दी सेट करने के लिए मंच का उपयोग करने में विश्वास रखते हैं। किसका? ह्यूमन फूलिज, इनकन्सिस्टेंसीज, इनजस्टिस में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लेट में, यानी कि 19वीं शताब्दी में, दिस इंग्लिश ट्रेडिशन ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा ड्रीव स्ट्रेंथ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ
तो 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी नाटक जो रहता था, जो रियलिस्टिक ड्रामा होते थे, रियलिस्टिक ड्रामा की इस अंग्रेजी परंपरा को किसके प्रभाव से ताकत मिली? तो हेनरिक इब्सन के रियलिस्टिक सोशल ड्रामा से ताकत मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। When Goldsworthy sent the manuscript of the Silver Box to Harley Granville Barker, it arrived on a Saturday, was read by Barker and Shaw on Sunday। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब गॉल्सवर्दी ने द सिल्वर बॉक्स की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हार्ले ग्रीनविले बार्कर को भेजी, और ये पहुंची कब? ये सैटरडे को पहुंची, शनिवार को पहुंची, और इसको पढ़ा कब गया? बार्कर के द्वारा और शॉ के द्वारा इसको पढ़ा कब गया? संडे को पढ़ा गया। एंड वॉज एक्सेप्टेड फॉर प्रोडक्शन एट शॉ अर्जिंग, और शॉ के आग्रह पर इसे प्रोडक्शन के लिए स्वीकार कब किया गया? मंडे को किया गया। किसे? सिल्वर बॉक्स को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? थ्रू आउट गॉल्सवर्दी ड्रामेटिक वर्क्स देयर इज अ टेंशन बिटवीन। तो गॉल्सवर्दी के सभी जो नाटकीय कार्यों में, सभी नाटकीय वर्कों में एक ही तनाव है, एक टेंशन है। किसके बीच? तो ऑपरेसिव मोरलिज्म एंड मेलोड्रामेटिक थेट्रिकलिटी, मतलब दमनकारी नैतिकतावादी और नाटकीयता थिएट्रिकलिटी में। ठीक है, गॉल्सवर्दी का जो ड्रामेटिक वर्क है, पूरे ही सभी नाटकीय जो वर्क है उसमें सिर्फ एक ही तनाव है। किसके बीच है? मोरलिज्म और मेलोड्रामेटिक थिएट्रिकलिटी के बीच में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Goldsworthy's play remain historically interesting because they embody his perceptions of English social and ethical attitudes in the। तो गॉल्सवर्दी के जो प्ले हैं वो ऐतिहासिक रूप से दिलचस्प बने हुए, क्योंकि वह अंग्रेजी सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण के बारे में उनके धारणाओं को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, उनके अर्ली 20th सेंचुरी के। ठीक है, इन द अर्ली 20th सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि इन विच वर्क गॉल्सवर्दी रिमार्क दैट द मेन आइडिया ऑफ सिल्वर बॉक्स वॉज दैट, मतलब क्या कहा जा रहा है कि किस वर्क में गॉल्सवर्दी ने ये टिप्पणी की है? द सिल्वर बॉक्स का जो मुख्य विचार यह था, वन लॉ फॉर द रिच, कि अमीरों के लिए एक कानून हो, अनदर फॉर द पुअर इज ट्रू, और गरीबों के लिए दूसरा सच हो, बट नॉट बिकॉज सोसाइटी विल्स इट सो, लेकिन इसलिए नहीं कि समाज ऐसा चाहता है। रेदर इन स्पाइट ऑफ सोसाइटी इज गुड इंटेंशन थ्रू द मेयर मैकेनिकल वाइड ब्रांचिंग पावर ऑफ मनी। मतलब किस गॉल्सवर्दी के किस वर्क में गॉल्सवर्दी ने ये टिप्पणी की है कि सिल्वर बॉक्स का मुख्य विचार ये था कि अमीरों के लिए एक कानून, गरीबों के लिए दूसरा सच, लेकिन इसलिए नहीं कि समाज ऐसा चाहता, बल्कि समाज के अच्छे इरादों के बावजूद पैसे की मात्र यांत्रिक व्यापक शाखा शक्ति के माध्यम से ये सब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये गॉल्सवर्दी ने किस वर्क में ये रिमार्क किया था, ये टिप्पणी किया था सिल्वर बॉक्स के बारे में? तो इन अ लेटर, एक पत्र में उन्होंने कहा था सिल्वर बॉक्स का कि अमीरों के लिए कानून होता है और गरीबों के लिए एक सच ये है, ऐसा इसलिए नहीं कि समाज ऐसा चाहता, बल्कि समाज के अच्छे इरादों के बावजूद भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गॉल्सवर्दी प्ले कंट्रास्ट द अप्रिंसिपल्ड प्रैग्मेटिक एंड प्रॉपर्टीड अपर मिडिल क्लास कैरेक्टर्स विद द लोअर क्लास विक्टिम्स इन द, मतलब गॉल्सवर्दी का जो नाटक है, गॉल्सवर्दी का जो प्ले है, वो सिद्धांतहीन गूढ़ी चरित्रों के और व्यवहारिक उच्च मध्यम वर्ग और उनके निम्न वर्ग के पीड़ितों से तुलना करता है। क्या? मैनिपुलेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम को, न्यायिक व्यवस्था में हेराफेरी। चलिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? गॉल्सवर्दी का शॉर्ट फिक्शन एग्जिबिट सिमिलर थीम्स टू दोज ऑफ हिज नॉवेल्स चैलेंजिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है गॉल्सवर्दी की जो शॉर्ट फिक्शन है यानी कि लघु कथाएं, वो समान विषयों की प्रदर्शित करती है और उनके उन नॉवेल्स के लिए चुनौतीपूर्ण है। किन नॉवेल्स के लिए? अपर क्लास विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि उच्च श्रेणी के विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? Goldsworthy's stories are passionate tales of romance such as A Man of Devon and The Apple Tree, both of which take place in the। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी की जो कहानियाँ हैं वो रोमांस के भावुक कहानियाँ हैं, जैसे कि A Man of Devon, The Apple Tree, ये दोनों में ही ये घटना घटती है। तो क्या होता है? विच टेक प्लेस इन द डेवोनशायर कंट्री साइड।
ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ल्स वर्दी की जो कहानियाँ होती हैं वो रोमांस की भावुक कहानियाँ होती हैं, जैसे कि अ मैन ऑफ डिवोन में दिखाया गया है, एप्पल ट्री में दिखाया गया है, और दोनों ही घटती कहाँ हैं, डिवोनशायर कंट्री साइड में ही दोनों घटती हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विच स्टोरी फीचर द रिलेशनशिप बिटवीन अ यंग गर्ल पेशेंस एंड द मैन शी फॉल्स इन लव विद जाचरी पियर्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सी स्टोरी एक युवा लड़की पेशेंस और जिस आदमी से उसे प्यार हो जाता है जाचरी पियर्स के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। तो अ मैन ऑफ डिवोन है। अ मैन ऑफ डिवोन में एक युवा लड़की जिसका नाम पेशेंस है, उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है जाचरी पियर्स। इन दोनों के रिश्ते के बारे में ये दर्शाता है ये प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच स्टोरी गर्ल्स वर्दी नरेट्स, अपने किस कहानी में ये नरेट्स करते हैं, मतलब अपनी किस कहानी में बताते हैं, गर्ल्स वर्दी अपने किस कहानी में बताते हैं कि अ मैन रिटर्न्स आफ्टर 20 ईयर्स टू डिवोन, मतलब एक आदमी 26 साल बाद डिवोन लौटता है, वेयर ही हैड डिजर्टेड अ रिलेशनशिप विद अ फार्म गर्ल इन ऑर्डर टू परसू अ वाइफ ऑफ ग्रेटर सोशल स्टेटस, जहाँ उसने अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा वाली पत्नी पाने के लिए एक खेत की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ दिया जाता है। एक फार्म गर्ल से उसने, मतलब यहाँ पे क्या करता है कि जहाँ उसने एक अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा वाली पत्नी को पाने के लिए एक फार्म की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ दिया था। द स्टोरी फोकसेस ऑन द रिमोर्स दैट ही फील्स अबाउट हिज पास्ट चॉइस एज वेल एज द गिल्ट। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो कहानी है उस पछतावे पर केंद्रित है जो उसे अपनी पिछली पसंद के बारे में महसूस होता है, that he experienced upon discovering that the farm girl had committed suicide soon after he had left many years ago। आगे क्या कहा जा रहा है कि कहानी उस पछतावे पर केंद्रित है जो उसे अपनी पिछली पसंद के बारे में महसूस होता है, और साथ ही वह अपराध बोध पर केंद्रित है जो उसे ये पता चलने पर अनुभव होता है कि कई साल पहले उसके चले जाने के तुरंत बाद ही वो फार्म गर्ल थी उसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ये कहानी कहाँ पे आती है, किस स्टोरी में, एप्पल ट्री में। तो एप्पल ट्री में क्या होता है, एक आदमी होता है जो 26 साल बाद डिवोन लौटता है और वो अपनी पत्नी को पाने के लिए, बहुत ही अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा वाली उसकी पत्नी होती है, उसको पाने के लिए वो एक फार्म गर्ल से रिश्ता जोड़ लेता है, उससे झूठा प्यार दिखाने लग जाता है, और बाद में जब पा लेता है तो अपनी पत्नी के पास चला जाता है। बाद में वो लड़की क्या होती है उसको बाद में पता चलता है कि वो फार्म गर्ल क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। स्टोरी में एप्पल ट्री में है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इन विच वर्क ऑफ गर्ल्स वर्दी इरीन लीव्स हर हस्बैंड सोमस। तो गर्ल्स वर्दी के किस वर्क में जो आयरीन है वो अपने पति सोमस को यंग जूलियन के लिए छोड़ देती है, फॉर यंग जूलियन, ये मैंने बताया था। तो गर्ल्स वर्दी के किस वर्क में जो आयरीन होती है वो अपने हस्बैंड सोमस को छोड़ देती है, किसके लिए, यंग जूलियन के लिए छोड़ देती है। बिकॉज सोमस कंसिडर्स हर हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि सोमस उसे अपनी संपत्ति मानता है। सोमस आयरीन को क्या मानता है, अपनी प्रॉपर्टी मानता है। एंड मेयरली लस्ट फॉर हर, और वह उसके लिए सिर्फ वासना रहती है, मतलब उसके लिए क्या रहता है, एक लस्ट रहता है उसके लिए वासना करता है। वेयर इज़ यंग जॉलियन लव्स, वहीं पे जो यंग जॉलियन है वो उससे रियल प्रेम करता है आयरीन से, और आयरीन एंड वर्शिप्स हर ब्यूटी, वहीं पे जो यंग जॉलियन है वो आयरीन से सच्चा प्यार करता है और उसकी सुंदरता की पूजा भी करता है। तो ये जो स्टोरी है ये फोरसाइट सागा में स्टोरी है। ओके, इसमें क्या होता है, आयरीन अपने हस्बैंड, जो इसका हस्बैंड रहता है सोमस, उसको छोड़ देती है और यंग जॉलियन के लिए छोड़ देती है, क्योंकि सोमस क्या होता है, ये आयरीन से प्यार नहीं करता, बस उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है, क्योंकि सुंदर बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है, इसे अपनी प्रॉपर्टी समझ के अपने पास रखता है। बट जो यंग जॉलियन होता है वो इससे प्यार करता है और इसकी सुंदरता की भी पूजा भी करता है। तो ये जो स्टोरी है ये फोरसाइट सागा की स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टोरी ओल्ड जॉलियन एंड एपिक्यूरियन डाइज एज द स्पाइस एंड एक्जिक्विजिट वाइन एज ए फ्रॉम एक्सेस ऑफ डिलाइट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किस स्टोरी में, किस कहानी में ओल्ड जूलियन एक एपिक्यूरियन, एक उत्तम शराब पीते समय वो मर जाता है जैसे कि खुशी की अधिकता। तो इन द आइडलिक इंडियन समर ऑफ फोरसाइट में ये चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। In 1897, the first volume of Girls Worthy's stories entitled From the Four Winds appeared under the pseudonym। तो वहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1897 में गर्ल्स वर्दी की स्टोरीज़ थी, गर्ल्स वर्दी की कहानियों का पहला जो खंड है जिसका शीर्षक फ्रॉम द फोर विंड्स था,
और ये किसके स्यूडोनिम के तहत आता है, तो जॉन सेंट जॉन के। ठीक है, 1897 में गर्ल्स वर्दी का फर्स्ट वॉल्यूम आता है, ये गर्ल्स वर्दी की स्टोरीज़ का फर्स्ट वॉल्यूम आता है जिसका नाम रहता है फ्रॉम द फोर विंड्स। ये अपीयर किसके अंडर होता है, मतलब कौन से स्यूडोनिम के, तो जॉन सेंट जॉन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Galsworthy's talents were first widely recognized in 1906 upon the publication of his novel The Man of Property and his first play। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गॉल्सवर्दी की मतलब गॉल्सवर्दी का प्रतिभा को पहली बार 1906 में उनके नॉवेल्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी और उनके पहले नाटक यानी कि पहले प्ले के प्रकाशन पर व्यापक रूप से पहचाना गया। मतलब गॉल्सवर्दी के टैलेंट को ना सबसे पहले कब जाना गया, जब उनका नॉवेल आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1906 में इनका नॉवेल्स आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और इनका फर्स्ट प्ले भी आया था 1906 में द सिल्वर बॉक्स। जब ये दोनों इनका फर्स्ट नॉवेल और इनका फर्स्ट प्ले ये दोनों 1906 में आया था, उसी समय गॉल्सवर्दी के टैलेंट को पहचाना गया था व्यापक रूप से। ओके, तो ये थे गॉल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने पढ़ लिए। इसको भी हिंदी पढ़ा इसलिए बहुत टाइम लग गया, वीडियो भी लेंदी हो गई। अगर इंग्लिश पढ़ते चले जाते, आंसर बताते चले जाते तो बहुत ही वीडियो शॉर्ट भी हो जाती, बट आदत से मजबूर हूँ मैं, हिंदी भी बताते चली जाती हूँ, थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ओके, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी करा करिए, लाइक भी करा करिए। थैंक यू।